बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर बात करेंगे कि एक ही दिन में शरीफ खानदान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ। नवाज शरीफ जेल से तो शहबाज शरीफ ECL से बाहर कर दिए गए। एक सजा याफ्ता भाई जेल से बाहर आने में कामयाब तो दूसरे भाई को बैरून मुल्क सफर की इजाजत भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए जमानत को मंजूर करते हुए बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। मगर यहां पर अहम सवाल यह है कि 6 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ का ठिकाना क्या होगा। दोनों भाइयों का एक साथ रिलीफ मिलना क्या महज इत्तेफाक है? और इसके साथ साथ दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी जाली अकाउंट्स केस में रिलीफ के लिए ट्रेन पर चढ़ गए। आखिर बिलावल भुट्टो किसकी करप्शन के खिलाफ ये ट्रेन मार्च कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के फैसले को सराहते हुए सिंध और बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन अजला मोइंजोदाड़ो, ठट्ठा, लॉरलाई, ज़ियारत, रकनी और सवात से भर्ती होने वाले चौकीदार, नायब कासिद, माली, बावर्ची और दीगर दर्जा चहारम के 706 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती होने वाले गरीब मुलाजमीन को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इंसाफ नहीं मिल सका। ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान को मराज से नवाजते हुए तो कौमी खजाने का मुंह खोल दिया जाता है, मगर ये चंद हजार रुपए पर पूरा खानदान पालने वाले गरीब मुलाजमीन पर आज विफाकी काबीना ने रहम क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद गैस बिल्स की रकम वापस नहीं हो सकी, मगर गैस कंपनी ने एक मरतबा फिर से गैस को मजीद महंगा करने का मुतालिबा कर दिया है। विफाकी वज़रा भी गैस महंगी होने के लिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगे हैं। इमरान खान की हुकूमत ऑयल माफिया के सामने बेबस हो चुकी है। चोर दरवाजे से IMF की शराइत को चुपके से पूरा करने वाली विफाकी हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ लादने के लिए तैयार हो चुकी है। पर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले उस रिलीफ की बात करेंगे आमिर साहब जो कि शरीफ फैमिली को आज मिला। कल तक मुशर्रफ केस में हम सुन रहे थे, खोसा साहब के रिमार्क्स थे कि बड़े आदमी का ट्रायल नहीं होता तो कई सवालात खड़े हो जाते हैं, मगर आज ही रिलीफ मिला है, इसके ऊपर भी कई सवालात खड़े हो गए, चाहे वो 6 हफ्तों के लिए दिया गया। सवालात बड़े खड़े हो गए हैं। पहला तो है इंसानी और ज़ाती पहलू है, फिर एक सियासी पहलू है, फिर इसका एक कानूनी पहलू है। ज़ाती और जो ज़ाती पहलू जो है उसमें तो आज आप कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब का ना आज तरलों पे ही आखिर में आ गए थे कि वो जो कहा जा रहा था कि जान को ख़तरा है और पता नहीं क्या अगर जेल में रह गए तो उनकी जान नहीं बच रही, सारी वो ग्राउंड ख़त्म हो गई थी। आखिर उन्होंने कहा जी नहीं, वो ना उनके ऊपर ज़हनी दबाव है, बस जाने देना, उनका ज़हनी दबाव है। तो वो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसके ऊपर ज़हनी दबाव ना हो, और किस पे मुकदमा भी है तो ज़हनी दबाव है। उन्होंने कहा बस दे दें, तरलों पे ही आ गए थे, तो बाकी कानूनी जवाब नहीं रह गया था। सियासी इसका असर यह है कि आखिर में ये दरमियानी रास्ता ही निकाला गया, विन विन था कि ना ज़मानत रद्द हो गई ना ज़मानत दे दी गई। सो एक किस्म की ना एक दरमियानी रास्ता निकाल के जो है ना वे आउट से ही निकल गया। अब ये कानूनी हवाले से जो है वो कंडीशनल बेल कहेंगे, बल्कि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे थे कि जनाब ये बेल कहें ही ना, ये इन्हें कहें जो लीव पे गए हैं, छुट्टी दे दी गई है उनको जेल से 6 हफ्तों के लिए छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि नॉर्मली या बेल दी जाती है या नहीं दी जाती, तो ये इसकी पहले नज़ीर नहीं है। ये अभी एतजाज़ हसन साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मेरे सारे करियर में मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मुजरिम को ये दी गई। जो नज़ीर पेश की गई डॉक्टर आसिम की पेश की गई, वो डॉक्टर आसिम की बनती नहीं है क्योंकि वो मुल्जिम है, और मेरा ख्याल मुशर्रफ के मुतालिक भी ये खुद जो बातें करते रहे हैं वो मुजरिम नहीं, वो भी मुल्जिम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका घिनौना जुर्म है, आर्टिकल 6 वाला गद्दारी का मुकदमा है, मगर मुल्जिम है अभी भी। तो वो आपके पास मेरा क्लिप पड़ा हुआ है, वो ज़रा दिखा दें। जी जी, मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ है, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले ये क्लिप हम अपने देखने वालों को दिखा देता हूं। परवेज मुशर्रफ बुनियादी तौर पर एक भगोड़े और बुज़दिल आदमी है, और वो ड्रामे कर रहे हैं, और वो अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ की टीम और वोकला
जो मुल्क के अंदर बहरान पैदा करना चाहते हैं, ये बदतरीन साजिश है। पाकिस्तान इस किस्म के खेलों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ भी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्जम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। और अगर जनरल परवेज मुशर्रफ बच के निकल गए, 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया, वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। आज अगर हुकूमत कहे कि जी हमने कानों को हाथ लगाए, ये जनरल मुशर्रफ साहब हमसे भारी है और बड़ी गलती हो गई कि इनको हमने आइन और कानून के ताबे करने की कोशिश की। ये जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, आप देखिएगा कि 72 घंटों के अंदर मुल्क का माहौल तब्दील हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ अनोखे लाडले की बात कर रहे हैं आज, तो ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ वो अनोखा लाडला ये है। सारे सुन के जो है ये हंसी आ जाती है कि अपनी दफा किस तरह शोर बचाया जा रहा था और आज खामोशी। और याद रहे कि वो मुलजिम है, ये मुजरिम है, इसलिए मुजरिम को आज तक कभी भी इस तरह की कंडीशनल बेल नहीं मिली है, पहली दफा हुआ है। आज खामोशी थी, कोई आज मरियम बीबी की ट्वीट नहीं आई, आज कोई वो नहीं गुड बिहेवियर दिया था जिसे लोग शक करने लग पड़े थे कि यही शायद डील थी। वो अब लोग मजबूर हो जाते हैं करके, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब है, मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरा जूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो अपना जो डिटेल्ड जजमेंट आएगी उसमें कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। ये क्योंकि वो जो 3 पेजेस का है ना, मेरा ख्याल वही है, मेरा ख्याल है शायद बल हम उम्मीद करेंगे कि इसका कोई जवाब आ जाए ताकि फ्यूचर में अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के हज़ारों लोगों ने जो कि जिनकी यही कंडीशन जब वो अप्लाई करेंगे तो उनको भी तो वो बताना है। उनको ये नज़ीर तो अब बन गई, एक तो उनके लिए नज़ीर बन गई अब एक कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये नज़ीर बन गई कि ये गुड बिहेवियर सर्टिफिकेट जो उनको मिल गया है 1.5 माह का, तो ये दोबारा आएंगे कि जनाब क्योंकि आपने पहले मुझे इन्हीं ग्राउंड्स पे दिया है तो मुझे दोबारा भी दें, मैं अब दोबारा अच्छा बच्चा रहूँगा, बिल्कुल कोई शोर नहीं मचाऊंगा, कोई मेरी बेटी ट्वीट नहीं करेगी, तो मुझे दोबारा भी दें। तो ये सिलसिला अपने लिए भी नज़ीर बन गई और बाकी उन लोगों के लिए भी बन जाए। मगर ये ज़रूर है कि अदालत का लेट ही जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर और ये बैरिया टाउन के अंदर जो है ना वो माफ़ी दे दिया और मना कर दिया नैब को कि जनाब आपने इनके खिलाफ एक्शन नहीं करना, और एम्प्रेस मार्केट में और जो कराची के कब्ज़ों को निकाल दिया। तो आजकल ये जो इस तरह की जजमेंट्स आती हैं कि हमें समझ नहीं आती, सस्पेंस रहता है कि वरना कानून सीधा होता है 1 2 3 4। ये जो 2 और 2 5 होना शुरू हो गया और हमें समझ नहीं आता कि इसके पीछे लीगल प्रिंसिपल्स क्या है। हम ये उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमें वो लीगल प्रिंसिपल बता दें, क्योंकि वो आइंदा जो हज़ारों मेरा कोई 10,000 का फिगर बताता है, कोई 20,000 का फिगर बताता है, जिसको ज़हनी दबाव तो 100% सबको है, मगर जिनकी ग्राउंड्स की हेल्थ की भी बनती है, इनसे ज़्यादा बनती है इनकी। याद रहे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ आखिरी बात, कि आखिर में उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी जगह कहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर ने कि इनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा जी ज़हनी दबाव है, ये ज़हनी दबाव पर ये मिला। और 5 का फॉर्मूला क्लास अब शायद नून लीग को समझ आया, मगर पूरा मुल्क अभी तक कंफ्यूज है, ये 2 और 2 5 कैसे हो गया। मैं जो आमिर साहब ने कहा ना ज़हनी दबाव से, मुझे उससे एक ना, हालांकि शेर मुझे आते नहीं होते, मैं गलत पढ़ लूँ तो माले माजरत। आमिर साहब तस्दीक कराएंगे आप? आमिर साहब भी नहीं करा सके, इनका हिसाब भी मेरे वाला ये कमजोर ही है जरा। वो कहते हैं तुम एक शेर से बेहतर है, बस थोड़ा बेहतर है मुझसे, मैं उसको लिख के बैठा हूँ, लिहाजा इसको वो बड़ा फिट आता है इस पे सिचुएशन पे। जो ही मैंने फैसला सुना था मेरे जहन में ना वही शेर आया था। आइंदा भी लिख लिया करें, उसके बाद 10 बंदा जो है ना हमें शेर भेजता है। खैर उनकी मेहरबानी, हमें करेक्ट करते हैं, ग्रेटफुल। वो कहते हैं ये शेर है, तुम्हारे होते तबीबों का कौन ले एहसान, तुम्हारे होते तबीबों का कौन ले एहसान, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। क्या बात है, बहुत खूब, दाद तो देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जनाब फारूक 10 बच गया है, वरना तुसी करके भेजता है। मैं आज उसको रट्टा लगा के बैठा। जिन्होंने दर्द दिया था ना, आज उन्होंने ही दवा दी है। उन्होंने कहा कौन तबीबों का इलाज करवाए, वो सारे उसमें करे। ये खोसा साहब ने उनको डिक्लेयर किया था कि जनाब आप इंतहा डिसऑनेस्ट आदमी हैं, आप झूठे हैं, आप इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क को लीड कर सकें, इस मुल्क की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं आप, यू आर नॉट फिट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस या होली या पाक लैंड जिसको हम कहते हैं। ये उन्हीं कहते हैं। हमने उस वक्त भी उन पे दाद के डोंगरे बरसाए थे कि सर जो काम जाके 6 महीने बाद हुआ या 4 महीने बाद आपको पहले दिन पता चल गया। और खोसा साहब की हमने कहा उनकी कॉम्पिटेंसी पे, उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड पे, उनके सेंस ऑफ जस्टिस के हम बड़े उनके एडमायरर हैं।
लेकिन 2-4 सवालात ज़रूर पैदा होते हैं। पहले हम माफ़ी मांग लेते हैं और ये खोसा साहब अगेन उम्मीद करते हैं क्योंकि फौजदारी में उनसे बड़ा कोई भी अथॉरिटी नहीं माना जाता कि ये कोई ऐसी नज़ीर अगर होती तो हो नहीं सकता था, उनकी नज़र से ना गुजरी होती। तो पहले उस वक्त आपने उनको डिक्लेयर किया ये डिसऑनेस्ट वो हैं, आज आप उन्हीं को रिलीफ दे रहे हैं। 2-4 इसमें चीज़ बनता होगा, उन्होंने अगर दिया है तो मतलब अदालत का फैसला आखिरी होता मान लेते हैं। 2-4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है आमिर साहब, जो मुझे थोड़ी सी उनको समझने में कि लोग हैरान है कि मियाँ साहब को कैसे रिलीफ मिल गया। एक तो ये काम करे, जितने भी बेचारे मुलजमान हैं, एक अभी कहा ना कि उनको स्ट्रेस है, ये किसको स्ट्रेस नहीं होता? जो आपने कहा जेल में वहाँ पे ये भंगड़े डाले जाते होते हैं, झुमरे डाले जाते हैं कि हम जेल जा रहे हैं, लिहाजा बड़ा खूबसूरत माहौल होगा, मतलब उसके घर वालों को स्ट्रेस नहीं होता, उसकी फैमिली को नहीं होता, उसके बच्चों को नहीं होता, किसको नहीं होता स्ट्रेस या उसका दिमागी दबाव का? आम आदमी पे केस हो जाए, इवन नोटिस आ जाए लोगों को, तो भी आपको स्ट्रेसेस आते हैं। इट्स ए नेचुरल। तो ये कहना जी उसको स्ट्रेस है तो इस बुनियाद पे दे दें, फिर सबको दें, फिर सारे जितने भी बेचारे पड़े हुए हैं ना वो सारे स्ट्रेस का शिकार हैं, उनकी फैमिलीज भी उनसे ज़्यादा स्ट्रेस के शिकार हैं, उनके बच्चे उससे ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं। और सोशली तौर पर कितने बड़े उनके लिए प्रॉब्लम है, जिनके पेरेंट्स या जिनके कोई उनके रिश्तेदार जेलों में बैठे हैं, कि लोगों से उनको कितना सुनना पड़ता होगा, तुम्हारा बाप भाई वो जो है वो जेल में है, उसने फलां क्राइम किया है। एक काम करें हैं, ये जो हमारे जितने जेल में बैठे हुए हैं ना, और उनके आगे मैं उनकी बेटियों को उनको एक थोड़ी सी उनको टिप्स देना चाहता हूँ। आप एक ट्विटर अकाउंट बनाएं, उस ट्विटर ये कैंपेन पे अपने अपने बाप की उनके साथ में तस्वीरें लगाएं और एक कंपैशनेट बुनियादों पे कैंपेन लॉन्च करें आप इस मुल्क में। आपको भी उतना राइट है, एक प्रेसिडेंट बन गया आप इसके बाद। और इसके बाद आपको 8-10 एंकर्स और कॉलम निगार साथ मिलें जो धूड़ पट दें, हमारे यहाँ कहते हैं ना हमारे साउथ में धूड़ पट देनी, मिट्टी उड़ा दें कि जनाब कि अगर नवाज शरीफ साहब को आपने रिहा ना किया तो पाकिस्तान का आसमान गिरने वाला। ये बड़ा ज़रूरी है। फिर साथ में तगड़ा सा एक वकील करें, ख्वाजा हारिस साहब जैसा, जो बेचारे नहीं कर सकते। ये जितने आज भी ये कैदी जेल में जिनको रिलीफ नहीं मिलेगा स्ट्रेस की वजह से, उसकी एक ही बेसिक वजह है कि उनके पास उनकी बेटियों के पास ट्विटर अकाउंट नहीं है सर, और पैसा नहीं। वो सारा दिन अपने बाप की मिजरीज, उनके प्रॉब्लम, उनके दुख, उनकी कहानियां शेयर कर सकें लोगों के साथ कि मेरे बाप के साथ ये मसला है। उसको अभी हमारे इमरान मगरान ने रिपोर्ट बनाई हुई है, एड्स के जो क्रिटिकल स्टेज में एड्स के पेशेंट हैं वो अस्पताल में पड़े, वहां पे पड़े हुए, जेलों में पड़े हुए, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। लीव अलोन हार्ट के, शुगर के, ब्लड प्रेशर, तो एक जिनको एड्स है, जिनकी जिंदगी खतरे में है, उनके लिए किसी के पास रिलीफ नहीं है। सो ये पैकेज है पूरा आमिर साहब कि इसको बाकायदा प्लान करके किया गया। इन्होंने यहाँ से शुरू किया, आके डेली बेसिस पे मरियम साहिबा ने अपने वाले साहब की मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने आगे रिलीज करनी शुरू की, साथ में उन्होंने एंकर्स मिलाए, साथ में सोशल मीडिया टीम भी होनी चाहिए सर आपकी। सो ये फैसला जो है सर, ये बहुत सारी कंसिडरेशन का है। अदरवाइज जो पिछली पेशी पे बड़ी क्लियरली उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि कहीं पे ऐसी चीज़ नहीं हो रही जहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। फ़र्क वही है सर, आपके बच्चों के ट्विटर अकाउंट हूँ, आपके पास जहाँ पे 8-10 एंकर्स हूँ जो 8 से 10 बजे बैठ के शोर डाल सकें, क्योंकि बड़े आदमी है ना, मैंने पहले कहा हम क्यों गुलाम इलाकों के लोग हैं बेसिकली। इतने बड़े ख्वाजा हारिस साहब ने आखिर में कोई उनका लीगल आर्गुमेंट नहीं रह गया था, यही था जी ज़हनी दबाव में दबाव है। सो कोई नज़ीर नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं। और लास्टली मैं थोड़ा सा अगेन बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ इनसे हम सीखते हैं, उनसे चीफ जस्टिस साहब से। लास्ट टाइम जब यहाँ पे इन्होंने चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने उस वक्त इनकी जमानत दी थी, आपको पहले केस में दी थी, उस वक्त इन्हें ही यहाँ पे खोसा साहब ने जो 2 पेजेस की जजमेंट लिखी थी उसमें उन्होंने यहाँ लताड़ के रख दिया था और उन्होंने पोस्टमार्टम किया था उस जजमेंट का। यहाँ पे इनका ये जो अतर मनीला साहब का 5 गलतियां निकाली थी उन्होंने जजमेंट में, और हैरान हुए थे कि आपने इनको जमानत दी कैसे है, नवाज शरीफ साहब को, मरियम को और सफदर को। आखिर पे वहां पे भी उन्होंने ह्यूमन कंपैशन इस्तेमाल किया था, मगर फिर जमानत दे दी थी ना। अच्छा, उन पे तनकीद हुई थी उस वक्त हाई कोर्ट पे कि आप लोगों ने क्यों जमानत दी। हम लोगों ने भी तनकीद की सारी इनके साथ मिलके कि बहुत बड़ा इन्होंने ज्यादती कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारा पोस्टमार्टम हुआ, आज उन्होंने जमानत रिजेक्ट की है दूसरे केस में, क्योंकि उन्हें यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इन चीजों को डिफरेंटली देखती है, हम शायद थोड़ा सा ओवर उसका नॉमेनक्लेचर बदल दिया, कह रहे हैं कंडीशनल जमानत है। नहीं, मैं और कह रहा हूं सर, मैं और कह रहा हूं छुट्टी है। मैं ये कहता हूं पहली जमानत में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया पूरा, उन्होंने उसका जजमेंट। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दूसरे केस में जमानत नहीं दी जो अब सुनी गई है, आज उस केस को आपने उल्टा रिवर्स कर दिया है। सो मुझे थोड़ा सा समझाया जाए आमिर साहब, समझाया जाए थोड़ा सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले यह कहा है कि मियां साहब बिल्कुल ऑल फिट, रेगुलर, स्लिम, बिल्कुल इनको कोई मसला नहीं है। वो भी तो जजेस है ना, आपने इंडक्ट किया ना उनको। वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब की जान को खतरा नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बिल्कुल अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, इनको बिल्कुल प्रॉब्लम हम नहीं दे रहे।
इनकी मर्जी का इलाज हो रहा है। 2 हफ्तों में कौन सी या 1 महीने में चेंजेस आ गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रही है नहीं जी इनको दबाव है तो इनको इलाज आप इसमें कराने दें। तो ये 2 से ज्यादा जज्बात, दुआएं, देगें, वो मामलात उन पे आ गए हैं। वो ट्वीट्स इन्हीं दुआओं की आती थी कि दुआ करें। देखें जरा एक तरफ कर दें, जज्बात के ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालिक भी बात होगी कि ट्रेन मार्च आखिर करप्शन के खिलाफ है, मगर किसके खिलाफ वो करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन पसमानदा तरीन अजला के 706 मुलाजमीन की भी बात होगी जिनको वफाकी काबीना को उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आया, कोई तरस नहीं आया। इससे मुतालिक बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आपने जज्बात की बात, तो आमिर साहब जज्बाती तो बिलावल भुट्टो भी ट्रेन पे हमें चढ़े हुए बड़ा नजर आ रहे थे, काफ़ी जज्बाती हुए में वो भी। मुझे बिलावल साहब पे तरस भी आती है और हंसी भी आती है कि वो उनकी आनियाँ जानियाँ देख के तो मुझे लतीफ़ा याद आ जाता है कि वो स्टेज शो में वो उसको कहता है कि उल्टे होके ना 5 मिनट के लिए अपना दाएं हाथ से जो है ना नाक पकड़ो, तो वो पकड़ लेता है। वो कहता है मैं कर सकता हूँ। तो कहता है देखो अच्छे भले आदमी को किस काम पे लगा दिया है। तो अच्छा भला ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था और किस काम पे ट्रेन पे चढ़ा दिया है। और वो सुबह मैं देख रहा था सेनेटर गनी साहब वो कह रहे थे कि ये ट्रेन मार्च नहीं है, ये तो सिर्फ वैसे ही ट्रेन के ऊपर कराची से लड़काना जा रहे हैं। ट्रेन मार्च है भी है नहीं भी है, पहली बात तो ये है। दूसरा वो कह रहे हैं लड़ाई है भी है नहीं भी है। अब अपने ही सूबे में अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बंदे इकट्ठे कर रही है, अपनी पुलिस फोर्स है जो कि कहीं रोक नहीं रही है, इनकरेज कर रही है सारी, उसी में ही अपने सूबे में करवा के जो है ना उन्होंने एक वो बना लिया है। दिखा ऐसे रहे हैं जैसे नेल्सन मंडेला जो है ना सियासी जद्दोजहद के लिए गया था, उसके बाद अब बिलावल आ गया। और अंदर से पूछो जी वाकया क्या है कि जनाब वो 25 वॉल्यूम सिर्फ आए हुए हैं बेनामी अकाउंट्स के, 34 अरब रुपए सिर्फ पाए गए हैं, फलानी सब्सिडियाँ खाई गई हैं, फलानी टिकटें दी गई हैं, उसका जवाब नहीं देना। ट्रेन मार्च में जाना है बिल्कुल निकालें। मेरी सिर्फ गुजारिश होगी कि ये ट्रेन मार्च जो है ना ये सादकाबाद से ज़रा आगे भी लेके जाए ना, तो फिर गिनेंगे हम बंदे के कितने बंदे साथ चलते हैं। मुल्तान लाहौर तक पूरा गब्बर वाला सवाल कि कालिया कितने बंदे थे, सांबा कितने बंदे थे। तो ये बंदे मैं मुल्तान खाने वाला लाहौर से गिनना चाहूँगा जहाँ पे गिरफ्तारियाँ जब हो रही होंगी ना, पंजाब पुलिस पड़ जाएगी, तो वहाँ गिनेंगे कि तेल देखें और उसकी धार देखें और तेल की धार देखें। मगर आपने बंदों की बात की क्लासेस साहब, उन 706 मुलाजमीन को हम कैसे भूल सकते हैं आज के शो में जिन पर हमने खास तौर पे कल बात की थी। आज मैं ज़रा कैबिनेट की कोई अंदरूनी कहानी है मेरे पास, कोई थोड़ा सा मैंने चेक किया है कि आज कैबिनेट में क्या हुआ है, तो बड़ी वहाँ मज़े की चीज़ें हुई हैं। मैं नहीं जाता डिटेल में कि बाकी क्या हुआ, वो 1-2 दिन बाद कर लेंगे, वो भी आ जाएंगी डिटेल हमारे पास। मैं सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहता हूँ जो मेरा ख्याल है कैबिनेट की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वही थी, क्योंकि मेन जो मैंने एजेंडे देखे थे और उसके बाद 2 जो उस पर इश्यूज़ पे बड़ी बहस हुई है। अच्छी चीज़ यह है कि कैबिनेट में बहस का कल्चर आ रहा है, और मैं नहीं समझता अगर वहाँ पे कोई अपोजिंग वॉइसेस आती हैं तो यही इसका काम होता है कैबिनेट का कि बैठ के वज़रा जो हैं दे एक्सचेंज व्यूज़, इवन हीटेड व्यूज़ भी आते हैं। तो लिहाजा अगेन एक तरह की गुड प्रैक्टिस है जो मेरे सोर्सेज मुझे कह रहे हैं कि कैबिनेट में अब बहस मुबासा बढ़ता जा रहा है, ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आता जा रहा है वज़रा वगैरह, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। दैट्स ए गुड थिंग। उससे क्वालिटी आपको फैसला करने में आपको प्राइम मिनिस्टर को मदद मिलती है अगर अच्छी बहस हो। उनको इनकरेज करना चाहिए और फिर प्राइम मिनिस्टर को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। अगर क्वालिटी बहस हो रही है, अगर टिट फॉर टैट हो रही है, सेटलमेंट स्कोर हो रही है कि इसने पिछली दफ़ा मुझे इसने ये कहा तो मैंने ये करना है, तो फिर तो खैर उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल में 2 इश्यूज़ पे आमिर साहब जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी थी कि ये जो हमने रात बताई थी कि बाबू जो है ना पूरी लूट मार करने के बाद कि एक पॉलिसी आई थी, मैं दोबारा बैकग्राउंड बता दूं, पीपल्स पार्टी दौर में बड़े रिफॉर्म्स लाई गई थी, बड़े ड्रम बीटिंग हुई थी कि जनाब हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं और ब्यूरोक्रेट ये ग्रेड 20 से लेके 21-22 तक इनको आग रिस्पेक्टिवली इनको 65,000 रुपये पर मंथ देंगे, 75,000 देंगे और 96,000 देंगे, सॉरी 96,000 इनको देंगे। ये गाड़ी नहीं लेंगे, या गाड़ी ले लें या पर मंथ गाड़ी के पैसे ले लें, जैसे हम रेंटल कहते हैं, रेंटल ले लें। ये पॉलिसी तय होगी, मान ली। उसके बाद उन्होंने फेडरल सेक्रेटरीज को इस पे काम पे लगा दिया कि अब आपने मॉनिटर करना है, लिख के देना है कि इन्होंने या गाड़ी ली है या ये पैसे लेंगे। अब ये पता चल रहा है जो आज कैबिनेट के सामने रिपोर्ट जमा करवाई गई, जो हमने कल रात आपके साथ शेयर की थी,
कि ये पता चला है कि तमाम वजारतों ने 10 वजारतों ने तो डाटा ही नहीं दिया कि हम गाड़ियों का कर क्या रहे हैं। ये कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे हमारी कैबिनेट का। इनके आर्डर के बावजूद उन वजारतों ने 10 वजारतों ने डाटा ही नहीं दिया कि हमारे अफसरान के पास किस किस पास गाड़ियां हैं या नहीं है। दे रिफ्यूज्ड। इनके 34 वजारतों को लिखा गया, उनमें से 24 ने जवाब दिए, 10 ने जवाब ही नहीं दिए। उनका पता ही नहीं है कौन कौन क्या कर रहे हैं। अब ये बताया गया कि जनाब के 171 के करीब गाड़ियां अफसरान ने रखी हुई हैं, पैसे भी ले रहे हैं। जरा दाद दें ये ग्रेड 22 के अफसर को, जरा उसकी इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट को दें। गाड़ियां भी रख ली हैं और वो 95,000 रुपया भी ले रहे हैं, जिसने इस मुल्क और कौम को ईमानदारी से चलाना है। हम सियासतदानों की बैशिंग तो करते रहते हैं, जरा इनका किरदार देखें। जो करीम है, पढ़ी लिखी करीम है, जो सियासतदानों का मजाक भी उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, जरा इनकी ईमानदारी मुलाहिजा फरमाएं। खैर, आज जब वहाँ पे पेश हुआ तो उस पर एक तो वो इनको सजा देने की बजाय उन्होंने क्या कहा, ये जो ब्यूरोक्रेसी वो समरी लेके गई थी और जो लेके गए थे साहब, ये मोहम्मद सदीक साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट डिवीजन के, ये गए थे, वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, कि मजीद इनको सहूलतें दी जाएं। वो प्रपोजल लेके गए थे। ये बेचारे ब्यूरोक्रेट जो है ना, मतलब गाड़ी भी रखी हुई है और 95,000 रुपये भी ले रहे हैं, ये भी बेचारा अंडर स्ट्रेस है, ये अंडर स्ट्रेस, तो इनको फैसिलिटीज दें और बहुत सारी वजारतों को मजीद गाड़ियां रखने की इजाजत दी जाए। तो जब पॉलिसी वो रख लें गाड़ियां, किसने मना किया था? गाड़ी रख लें पैसे ना लें। हम तो कहते हैं गाड़ी रख लें पैसे ना लें, ये तो नहीं हो सकता। वो कहते ना एक चोपड़ी ऊपर से दो सर, ये कर रहे हैं। इस पे बहस हुई आज। इमरान खान ने टू हिज ये क्रेडिट, इमरान खान ने इस पे स्टैंड लिया। इस पे मुराद सईद ने जो मुझे बताया उन्होंने भी स्टैंड लिया। इस पे तारिक बशीर चीमा साहब ने भी मुझे बताया कि उन्होंने भी स्टैंड लिया। और भी एक दो यहाँ वजीरों ने यही बात की कि जनाब ये क्या तरीका है कि या ये पैसे लेते या गाड़ियाँ लेते, ये दोनों लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स हमने चलाई हुई हैं। एक तरफ हम ड्रामे कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं, मतलब दूसरा बिस्कुट नहीं उठाने देते, तीसरा हमें चाय नहीं पी सकते, दूसरी तरफ जो गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, पैसे भी रखे हुए हैं। तो इस पे खैर बहस होगी। शफकत महमूद साहब का ये ख्याल था, जो किसी हद तक उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, क्योंकि शफकत साहब खुद भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, लिहाजा वो साइड भी समझते हैं अफसरों की। उन्होंने कहा जनाब कि अगर हम इन पे कट लगाएंगे तो ऑलरेडी अंडर पेड हैं, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में इनकी तनख्वाहें कम हैं, ठीक है, तो लिहाजा इनको हमें थोड़ी सी तनख्वाहें जो है ना उनको देखना चाहिए, हमें इनको सहूलतें काट लेनी चाहिए। तो इस पर इमरान खान ने उनको शफकत साहब को कहा, या कैबिनेट को, उन्होंने कहा जी हमें इस पे मसला नहीं है, बिल्कुल आप इनकी तनख्वाहें रैशनलाइज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन जो पॉलिसी ये खुद साइन कर चुके हैं, जिस पे इन्होंने डिक्लेरेशन दी हुई है, बेईमानी। इमरान खान ने कहा कि इनको डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, बेईमानगी नहीं करनी चाहिए, या गाड़ी रख लें तो या आप पैसे उस पर रख लें। और दूसरा उस पर टीएडीए भी बहस हुई है। मुराद सईद वाज वेरी एक्टिव, वो पैशनेट भी है मुराद सईद, वो मेरी तरह ज़्यादा भी उसको शायद बोलने का शौक है, जो मुझे ज़रा बता रहे थे। खैर उसने इसको ज़्यादा बताया कि जनाब यहाँ टीएडीए के इसमें इस पैसों में घपले हो रहे हैं, बल्कि कैबिनेट को बताया कि एनएचए के और 43 के करीब ऐसे अफसरान थे जिन्होंने टीएडीए ज़्यादा लिया हुआ था, और बैरून मुल्क अफसरान जा रहे वजीरों पर पाबंदी है। खैर उस पर जो उनको तजावीज़ दी गई हैं, उस पर दोबारा इसके लिए असेसमेंट की जाएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी चलाक है, आखिर में चलाक ब्यूरोक्रेसी इतनी है कि वो पॉलिसी अभी चल रही है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इसके ऊपर चेक्स रखे जाएं। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी को पता ना हो नीचे कार गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल गाड़ियाँ की जा रही हों, या इसके अंदर उनकी नालायकी है या वो मिले हुए हैं साथ में, तो ये आइंदा इसको चेक करें। मगर पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी चलती रहेगी, मगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इसके ऊपर चेक रखें। आमिर साहब ये चेक है, ये ऑलरेडी पॉलिसी का हिस्सा है। 2012 में वो चेक कौन था? वो कहते हैं ना बिल्ले को दूध की रखवाली पे बिठाया हुआ। चेक क्या है कि फेडरल सेक्रेटरी जिसने खुद ये पॉलिसी जिस पे अप्लाई करके 95,000 रुपया ले या गाड़ी रखे, फेडरल सेक्रेटरी खुद भी ये वायलेशन कर रहा है। वही सबसे ज्यादा कर रहा है। उसके हर एक के घर में दो एक्स्ट्रा गाड़ियां, एक बेटा चलाता है, बीवी चलाती है। उसका एडिशनल सेक्रेटरी है। अच्छा, लाहौर में अलहदा रखी हुई होती है, जो लाहौर बेस्ड ब्यूरोक्रेट है, उनको पास ज्यादा गाड़ियां रखते हैं। वो एक दो उन्होंने लाहौर जीओआर में घर रखे हैं। जीओआर में घर होता है, एक एक्स्ट्रा गाड़ी दी होती है, बाकी गाड़ियां होती है, एक आधे को रिश्तेदार को भी मरी जाने के लिए दे देते हैं। अच्छा, अब ये है कि इमरान खान साहब या ये कह रहे हैं, जो उस वक्त इस पॉलिसी का गलत पहलू था कि जिसको आप फायदा दे रहे हैं, जिसने पॉलिसी बनाई है, जिस पॉलिसी का बेनिफिशियरी है, उसी को उन्होंने उसका वो बना दिया है कि मॉनिटर भी तुमने करनी है। ये हो नहीं सकता था कि अगर मैं बेनिफिशियरी हूं, गलत फायदा ले रहा हूं, तो मैं उसकी मॉनिटरिंग करूंगा। अभी भी उसको कहा गया है, उसने करना होता तो 7-8 साल में ये काम करता, वो तो अभी भी वायलेशन कर रहा है। सो ब्यूरोक्रेसी सारी मिला के उन्होंने ये पॉलिसी कंटिन्यू करवाई है। गाड़ियां भी रखते रहेंगे। अगर 8 सालों में इन्होंने डरना होता खुदा से या
कुछ सिस्टम से या कैबिनेट से, तो ये समरी आज वहाँ ना पेश की हुई होती कैबिनेट में जी हमें। इसका हाल सिर्फ नैब ही है कि उनको दरखास्त की जाएगी कि अपने मैंडेट के अंदर ये भी डाल लें कि जो गाड़ी जो बच्चा जो बीवी शॉपिंग करते हुए या स्कूल कॉलेज जाते हुए सरकारी गाड़ी में पकड़ी जाए, तो जिस तरह फौज के अंदर है कि मिलिट्री पुलिस उसी वक्त पकड़ लेती है, तो यहाँ भी कुछ इस तरह का निज़ाम किए बगैर हल नहीं है इसका। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गया ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज विंस, यहाँ पे जी पूरे सब बोले। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है जो कैबिनेट में आज फिर आया है, वो ये था, हमने कल भी रात आपके साथ स्टोरी ब्रेक की थी। आज कैबिनेट में जब आया कि 706 मुलाजमीन थे आमिर साहब, जो हमने बताया था ड्राइवर थे, कुक थे, माली थे, गार्ड्स थे, कोई वेटर्स थे, कोई वहाँ पे चौकीदार थे, नैब कासिद थे, दर्जा चहारम से नीचे थे। इसमें 706 लोग जो पीपल्स पार्टी दौर में भर्ती हुए थे, जो यहाँ पे आपकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पे मुंजादेड़ो है, हड़प्पा है या स्वात है, पीटीडीसी वाले थे, जिसके तहत पीटीडीसी की बसें जाती थी जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। अब ये तमाम सीटें जो हैं जहाँ पे लोग रखे गए हैं दर्जा चहारम के, यहाँ पे मकामी लोग ही भर्ती हो सकते हैं। ये नहीं था कि लाहौर का बंदा जो है वो कराची चला जाए कि 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह है ना एक बंदे की, एक गार्ड की, एक माली की, एक वेटर की, कितनी तनख्वाह हो जाती, सारे वही लोग हैं 706 इन्हों रखे। और किन किन इलाकों के थे आमिर साहब, वो बड़े मजे की बात है, इसमें रखनी के थे, ज़ियारत थी, लोरालाई, क्वेटा, मोहनजोदारो, ठट्ठा, अच्छा भावलपुर के भी इसमें लोग थे, इसमें चित्राल, गिलगित, कराची, आपका सैयद शरीफ, जैफराबाद, मुल्तान, बालाकोट, नरान, हुंजा, एबटाबाद, पेशावर और आपका इसके बाद छतरपुर, ज़ियारत वगैरह कर दूँ। अब ये सारे इलाके डिप्रेस्ड हैं ये इकोनॉमिकली। बहावलपुर सबसे ज़्यादा गरीब जिला समझा जाता है पूरे पंजाब में, अभी जो लेटेस्ट फिगर हैं। बाकी मतलब लोरालाई, अब 90 लोगों को वहाँ से निकाला गया है। खैर ये रखे गए। आज इसके बाद वो लोग चले गए, इनको नवाज शरीफ साहब ने 2014 में इन्होंने बरतरफ किया था, 2013 में फैसला किया और 2014 में उनकी बरतरफी होगी, पहले इजलास में होगी जी। मियाँ साहब ने आते पीपल्स पार्टी के लोग निकाल दिए, इनको निकालो, निकल गए, भी पैसे बचा रहे हैं जनाब इन लोगों को निकाल के, निकल गए जी। वो अदालत में चले गए। अदालत ने क्या काम किया, इन्होंने भेज दी इनको, उन्होंने फैसला निकाला कि मैं समझता हूँ अदालत को फैसला देखना चाहिए था, करना चाहिए था, मेरिट पे करते कि ये गरीब लोग इस मुल्क का हिस्सा हैं यार, हम सारे यहाँ पे इलीट इकट्ठी हो गए इस्लामाबाद में, ये जिन इलाकों से आए हैं ये लोग, ना वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना जिंदा रहने की चीज़ हैं, ये लोग इस मुल्क का हिस्सा हैं, ये भी कोई ना कोई इंसान है। अगर उनको पीपल्स पार्टी ने नौकरी दे दी थी, कौन सी क़यामत आ गई थी, वो भी तो इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। खैर नहीं हुआ, अदालत ने भेज दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इमरान खान साहब की कैबिनेट को कि आप फैसला करें। खान साहब की कैबिनेट ने क्या फैसला किया, क्लास ब्रेक से वापस आके बता देते हैं। चलिए तब तक थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आके आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की कैबिनेट ने इन 706 मुलाजमीन की जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए क्या फैसला किया, और इसके साथ साथ ऑयल माफिया से मुतालिक भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब ऑयल माफिया के सामने भी बेबस हो चुके हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब किस्मत का फैसला करने जा रही थी इमरान खान साहब की कैबिनेट, तो क्या फैसला हुआ? आमिर साहब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था। जैसे मैंने कहा सारे ये गरीब इलाकों के लोग हैं और जितनी मुश्किलों से हमारे जो बाबू हैं ना बैठे हैं शहरों में, जो हमने मेरिट की यहाँ पे ये गर्दान रखी हुई है ना, हमें समझने की जरूरत है। मतलब मेरे बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, मेरी बहन के बच्चे गाँव में पढ़ते हैं, इनका मेरिट हो सकता है? कभी भी नहीं। अब कल को मेरिट होगा। ये मेरिट हम जो बाबूज हैं ना जो शहरों में बैठे हुए, ये हमारे और हमें बच्चों को सूट करता है, इसलिए हमेशा मेरिट की बात की जाती है। मुझे बताएं, एक चौकीदार, एक यहाँ पे आपका वेटर, आपके वहाँ पे गार्ड्स, आपके नैब कासिद, इनके लिए क्या मेरिट आपने वहाँ पे रखना है जिसके लिए आपने लोगों को नौकरी से निकाला? इलाके देखें ये किन किन इलाकों में, जैसे मैंने गिरे लोरा लाई, वैसे हम बलोचिस्तान का रोना धोना हमसे मतलब वो खत्म नहीं होता। वो बलोचिस्तान के बड़े दिल में, बलोचिस्तान से आपने कितने लोगों का रोजगार कर दिया आता है, वहाँ पे आप ये सवात में भी थे। सवात आपका इलाका है जो सबसे तालिबान के ज़ेर असर रहा है, वहाँ पे लोगों ने सफरिंग की। सिंध में बहुत सारे मुंजोदाड़े में हुआ है, आपके ठट्ठा में हुए हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो जहाँ स्क्रीन पे चल रहे होंगे। आज इमरान खान साहब के पास जब गया, अब यहाँ वुज़रा जो है ना ये काट मारते हैं, ये ज्यादती करते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने इस मामले में ज्यादती की इन गरीब लोगों के साथ। ये गरीब इलाके के लोग थे। सिंध तो वैसे नवाज शरीफ का था जो उन्होंने निकाला था, तनख्वाहें पेंडिंग नहीं, बरतरफ कर दिया था। इन्होंने मोहर लगाई है, अपनी कंपैशन नहीं दिखाया। वैसे ये बड़ा अच्छा बात किया आपने, कंपैशन वाली। ये कंपैशन इनका अपने लोगों के लिए होता है, अपने दरबारियों के लिए बड़ा कंपैशन है इनके पास। उनको पोस्टें भी देंगे, उनको पैकेजेस भी देंगे, नौकरियां भी उनको देंगे, कैबिनेट भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। इन लोगों के लिए कंपैशन नहीं है। फैसला क्या था इनको? इमरान खान को क्या बताया गया? वो सर जी हमें इस पंगे में पड़ने की जरूरत क्या है? नवाज शरीफ साहब ने 2014 में इनको नौकरी से निकाला था, हम एंडोर्स कर देते हैं,
हमें तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पे एक दो वजीरों ने बकायदा कन्फ्रंट किया इमरान खान को, सर हमें ये नहीं करना चाहिए, कंपैशन वाली बात, ये गरीब इलाकों के लोग हैं, कहाँ से हमें सिर्फ इस वजह से निकाल देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के लोग थे या इनको नवाज शरीफ ने निकाला है। तो किसी वहाँ शान मिनिस्टर ने कहा जी सर जी छोड़ें, ये 2014 के बाद ये अदालतों में धक्के खा रहे हैं चंदे की, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है सर, उठाएं और इनको बाहर फेंक दें। सो इमरान खान साहब ने, वैसे उनको नवाज शरीफ पसंद नहीं है, इमरान खान को नाम लें उनके, वो जैसे बीबी के नवाज शरीफ कहते थे ना कि मेरे सामने पीपल्स पार्टी का नाम ले तो मेरा यहाँ पे कपड़ों को आग लग जाती है, लहू बल्ले खोल जाता है, खून खौल जाता है। वैसे इमरान खान साहब को भी खून इसी तरह खौल जाता होगा, लेकिन नवाज शरीफ के फैसले पे इन्होंने कंधे पे बंदूक रख के इन्होंने 7 से 6 लोगों को या खानदानों को बेरोजगार किया है। कहा गया जी अदालत ने हमें ये रेफर किया है, भाई अदालत ने अगर फैसला करना होता खुद कर देती, फिर आपको रेफर क्यों नहीं करती। सो आज इमरान खान साहब ने वो कंपैशन नहीं दिखाया जिसकी बड़ी बात करते हैं, और ब्यूरोक्रेट से रिकवरी नहीं करवाई कि जिन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ जहाँ आके ओवर उन्होंने यूज़ की हैं और यहाँ पैसा खाया 90-90 हज़ार रुपया, लेकिन इन गरीबों को, जो ये गरीब इलाकों के लोग हैं, एक मिनट नहीं लगाया फेडरल कैबिनेट ने उठा के बाहर फेंका है कि जनाब आप जाने, आपका काम जाने, हमें तो यहाँ पे पैसे चाहिए। वो पैसे इनसे रिकवर करवा के वो ब्यूरोक्रेट गाड़ियों के लिए ले रहे हैं, वो अपनी फैसिलिटीज़ के लिए ले रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिस्टम है कि अमीर का एलीट अपने पास बैठ के बेनिफिट्स खुद ये तकसीम करती है, गरीब को कुछ नहीं मिलता। गरीब के लिए, गरीब लोग हैं सारे, ये आपके ये जितने भी हैं, लोरालाई के लोगों को निकालना, वहाँ गिलगित के, चित्राल के, हुंजा के, फॉर गॉड से रखनी के देख लें। मतलब आप लोगों को इतना बड़ा स्टेप ले तो थोड़ी देर के लिए कंपैशन नहीं आता कि यार इन लोगों को आप वहाँ पैसा जाने दें, 8-10 हज़ार रुपया जाने दें इनकी जेबों में, वो भी इन्होंने छीन लिया आज इमरान खान साहब और उनके कैबिनेट ने। वैसे रियासत मदीना की बड़ी बातें हैं, ह्यूमन कंपैशन से बात सुन लें, ये काम हुआ। रिकवरियां क्या करनी है आमिर साहब? रिकवरियां तो उन गरीब और बेचारे लोगों को भी नहीं हो सकी जिनसे गैस में ओवरबिलिंग लोगों ने की है। सब 706 बंदों की बात है। ये जो 17 करोड़ के ऊपर बम गिरा है कि अभी आज की शनीद ये आई है कि 2 रुपए बिजली के ऊपर किए जा रहे हैं, गैस के ऊपर जो है वो 149% तक जो है ये प्रपोजल है। सिंध नॉर्दर्न गैस का, सदर्न गैस का 18% तक उनके उसमें से है कि जनाब ये लगा दिया जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि जनाब बड़े बुरे हालात हैं, वो बयानियाँ हैं कि जनाब वो पिछले इतने बुरे हालात छोड़ के गए थे, वो नहीं है, मगर यहाँ पे वो नहीं है। एक तो ये है कि हमें इसके साथ जो है ना अपनी चोरी नहीं पकड़नी। प्राइम मिनिस्टर के अपने अल्फाज हैं कि 50 अरब रुपए की चोरी होती है, उसके लाइन लॉसेस का वही सूरत हाल है। आज कैबिनेट में गलत कहा गया कि जी ट्रांसमिशन लाइन खराब है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ट्रांसमिशन खराब भी है, मगर असल इशू है ये चोरियां, लाइन लॉसेस, आपकी इनएफिशिएंसी, आपकी नालायकी। ये हाल ही में ये जो बिलों के अंदर पकड़ी गई है, अवाम को ट्रांसफ़र करेंगे। सो अवाम को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब लेटेस्ट ये है कि हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि पिछली बिजली के बिल, गैस के बिल इसलिए बढ़ाए और लोड शेडिंग इसलिए हुई कि इन्होंने नालायकी से और चोरी की वजह से 20 अरब रुपए का गवर्नमेंट का लॉस हुआ। कार्गोज नहीं थे मंगवा सके टाइम पे एलएनजी के। अभी दोबारा खबर सुन ले क्लास साहब, ये मैं आपको नया बम धमाका सुना रहा हूँ कि दोबारा 2 कार्गोज जो है ना वो नहीं किए गए उसकी जगह पे, और वो कि सिर्फ इसलिए क्यों, एक तो ये है कि ऑयल माफिया, उन्होंने ऑयल और जलाएंगे तो वो कहेगा। 2 कार्गो का मतलब है 8 अरब रुपए का टीका जो है ना गवर्नमेंट को लगेगा, क्योंकि ऑयल महंगा, ऑयल को नहीं आपको हमें लगेगा, आपको हमें बिलों के अंदर आएगा। इसके बाद करेंगे ये जो पैसे देने पड़ रहे हैं हम देंगे। इसलिए है कि 2 कार्गो नहीं मंगवाए गए क्योंकि एक तो ऑयल उन्होंने डिमांड कम दी जान के ऑयल जला सके, दूसरा सिंध सदर्न गैस ने 17 किलोमीटर का टर्मिनल से लेके सुई सदर्न गैस के पाइपलाइन तक एक पाइपलाइन का ऐड करना था, वो नहीं ऐड किया। उन्होंने कहा जी ये जो है ना 3 महीने में नहीं हो सकता, बहाने बुने करके डिले किया ताकि वो टर्मिनल के अंदर कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी वो नहीं, वो कैपेसिटी के पैसे उनको लैदा जाएंगे और वो होएगा। और इसकी वजह से इस बात का भी इम्कान है कि रमज़ान के अंदर जो है थोड़ी सी लोड शेडिंग भी होगी, गर्मियाँ होंगी, टॉप पे वो होगा, उस वक्त ये दोबारा झूठ बोलेंगे। पिछला तो ठीक था कि जनाब ये पिछली गवर्नमेंट जनाब आपके लिए बुरा बस कर दें, वो मुनासिब आपके लिए यूनिट्स छोड़ के गए हुए हैं। अब जो आपकी पहले भी जो लोड शेडिंग हुई है गैस की, वो आपकी सर्दियों में नालायकी वैसी, अब गर्मियों में दोबारा क्योंकि ये एलएनजी की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो गया है। और गुलाम सरवर साहब से बिल्कुल नहीं चल रही है वो, बिल्कुल, और मगर उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि बड़े आदमी हैं
और जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं, आज की ताज़ा खबर ये है कि उनको इस तमाम इनएफिशिएंसी के होते हुए ये उनकी अंडर वॉच हो रहा है, उनकी तरक्की 22वें ग्रेड में हो गई है, मुबारक होनी चाहिए उनको भी। जो सारा आप और हम बिजली पे बिल पे ज़्यादा देते रहेंगे, गैस के बिल हमारे बढ़ते रहेंगे, गवर्नमेंट नहीं संवारेगी। और इमरान खान साहब को वो झूठ बोलते हैं और उनकी कैपेसिटी इतनी है, वो झूठ इनका मान लेते हैं और वो तरक्कियां भी दे रहे हैं। हमारे जख्मों पे नमक ये छेड़ रहे हैं कि बजाय इसके कि ये नलायकियां दुरुस्त करें, बिल हम दे रहे हैं, तरक्कियां वो पा रहे हैं। आगे तेरे पाग आमिर साहब, बात यह है कि जैसे मैंने कहा, अब पाकिस्तान को चला कैसे रही है ब्यूरोक्रेसी। डीएमजी से एक चीज़ से मैं बड़ा मुतासर हूँ, बाकी जितने ग्रुप्स के लोग हैं ना एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये साथ खड़े रहते हैं। वो है ना हमारा देहाती स्टाइल है ना कि ये क्यों तरक्की कर गया, इसको क्यों पोस्टिंग मिले, ये आगे क्यों बढ़े। ये डीएमजी क्लास से इस चीज़ से मैं बड़ा मुतासर हूँ, पेटी भाई स्टाइल से। एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे की इंक्वायरियाँ भी दबा देंगे और एक दूसरे के लिए वहां पे ओहदे भी क्रिएट करेंगे, सीटें क्रिएट करवाएंगे, लड़ेंगे, लैंड शेयर भी ले लेंगे और आखिर पे वही वाला जो आटा जो है ना वो सियासतदानों के मुंह पे मल भी देंगे कि ये सियासतदानों से मुल्क नहीं चल रहा, हालांकि पावर सारे इन्हीं के पास हैं। अभी हमने ये बात की है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, प्रमोशन भी ले रही हैं, इन्होंने पाकिस्तान प्रिविलेज भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, 95,000 रुपया भी ले रहे हैं और इनको बरतरफ भी करवा दिया है आज आपके 706 गरीब इलाकों के लोगों को। दाद दें अपने लिए, कैबिनेट से पार्क्स प्रिविलेजेस आज अप्रूव करवाए हैं, मजीद वो पॉलिसी चलती रहेगी। इन 706 को बरतरफ करवा के इमरान खान साहब से तालियां बजवा लिए। लॉन्ग लिव डीएमजी के पाकिस्तान को 70 साल बाद ये घुटनों पे ले आए और मैं इनका एक्सक्यूज मानने को तैयार नहीं हूं 20 साल की रिपोर्टिंग के बाद कि ये सारे सियासतदान जिम्मेदार, उनकी नलायकियां करप्शन हम भी देते रहते हैं। हाँ। उनसे बड़ी नलायकी करप्शन जो है ना ये हमारा ब्यूरोक्रेट करे, ग्रेड 22वें का अफसर लाख रुपया भी ले रहा है, गाड़ी भी ले रहा है और लिख के दे रहा है हलफ पे कि जी मैं सिर्फ एक काम करूं। जब आपका ग्रेड 22 का ऑफिसर ही डिसऑनेस्ट है, ठीक है, उसके बाद आपके नीचे क्या जाएगी। अपर लेवल पर ये हो रहा है तो निचले लेवल पर क्या कुछ हो रहा होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।